नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट की, जिसकी बैठक इस वक्त सचिवालय में चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है और इस वक्त बैठक जारी है। 5:30 बजे का वक्त बताया गया था और 5:40 के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटे हो गए हैं। 1.5 घंटे से कैबिनेट की बैठक चल रही है। 1.5 घंटे करीब वक्त होने को आया है और इस वक्त बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त सचिवालय में मौजूद हैं। सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट की बैठक हो रही है और जैसा लगातार आपको हम सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक ये काफ़ी अहम है, क्योंकि पूर्ण तौर पर ये जो बैठक इससे पहले जब से शपथ लिया है वर्तमान मुख्यमंत्री ने, उसके बाद उन्होंने एक बैठक की थी जो एक प्रोटोकॉल की तरह होता है। कुछ एक फैसले लिए जाते हैं जिस दिन शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं और उसके बाद एक बैठक करते हैं। उसके बाद जब मंत्री शपथ लेते हैं उसके बाद एक बैठक की जाती है और अब ये उनका एक तरीके से कहें तो दूसरा कैबिनेट की बैठक है। और इस बैठक में जैसा सुबह से आपको बता रहे हैं कि कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। अमूमन कैबिनेट की बैठक 1 घंटे के आसपास होती है। पहले से तय होता है मसौदा कि क्या कुछ कैबिनेट में लेकर आया जाएगा और तत्काल उस पर सहमति बनती है और उसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है। अगर कैबिनेट की बैठक 1.5 घंटे या उससे अधिक 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे यानी 1.5 घंटे से ऊपर एक बैठक चल रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे के करीब होने को आए हैं और इस वक्त भी बैठक जारी है। इसका मतलब जितने अहम बड़े फैसले हैं जिसके बारे में आपको हम सुबह से बता रहे हैं उन पर चर्चा हो रही है, उन पर बातचीत हो रही है। हालांकि इंतज़ार करना होगा इस बैठक के ख़त्म होने का और देखना पड़ेगा कब तक की बैठक चलती है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि बैठक में क्या कुछ लेकर आया गया, अलग अलग विभागों के कौन कौन से मसौदे कैबिनेट के सामने रखे गए, कैबिनेट में किस तरह से इस पर चर्चा हुई, कैबिनेट ने किन किन बिंदुओं पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके कैबिनेट के सभी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है और चुनौतियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि आने वाले वक्त में क्योंकि चुनावी साल शुरू हो चुका है और इस बीच में उपचुनाव भी होने हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा के लिए चुनकर आना है, फिर वो सांसद हैं तो सांसद का वो कुर्सी सीट छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक उपचुनाव होंगे। उस वक्त आचार संहिता लगेगी तो कोई अनाउंसमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पैरिटी लाने के लिए गोपन विभाग का नाम बदलकर मंत्री परिषद करने का निर्णय आज लिया है। अब उसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाएगा। गोपन को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाएगा। जी गोपन गोपन नहीं, अब ये मंत्री परिषद, अब गोपन ओपन हो गया और मंत्री परिषद गोपन हो गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि 8 मार्च 2011 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो ये आपका फोर्टिज हेल्थ सेंटर लिमिटेड नई दिल्ली, इनको कोरोनेशन हॉस्पिटल में इनको 10 साल का एक एग्रीमेंट किया गया था जो 7 मार्च को समाप्त किया। उसको मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 1 वर्ष के लिए उसको हमने एक्सटेंशन दिया है और उसमें इस शर्त के साथ कि वो केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही, जो पहले मापदंड थे वो उत्तराखंड के रहने वाले निवासियों को ही वो सुविधा दी जाएगी। तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने का काम 7 मार्च 2022 तक ये, हाँ 8 मार्च को था, 7 मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और पौड़ी गढ़वाल में एक प्रस्ताव एक मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए आया था, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव, जिस पर सरकार ने ये निर्णय 1 करोड़ रुपया डीपीआर के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृत करने का निर्णय लिया है कि डीपीआर बनने के बाद उसको तत्काल भारत सरकार को भेज दिया जाए स्वीकृति के लिए। तो ये कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपया। तो इसीलिए हमने डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और भारत सरकार को इसको भेजा जाएगा स्वीकृति के लिए।
अब फर्दर आज मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत करने का निर्णय लिया, जिसमें ईएसआई, क्योंकि ईएसआई पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ईएसआई द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसलिए ये भारत सरकार पे पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। 1 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत किया गया। ईएसआई वाले उसमें ये भेजा जाएगा? नहीं, ईएसआई नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये अलग से भेजा जाएगा ना? बस हो गया इतने। जब चर्चा होगी बता दी जाएगी आपको। आ जाओ। एक हाँ वो थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा बोलना है आपने, ये निर्णय हुए तो ये हुआ। इसमें 4 क्षेत्र हैं। प्रथम सत्र का 17 साल बोलने की जरूरत तो है नहीं ना दूसरा आ गया, तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। 4 क्षेत्र हैं, कल मायापुर, रतवाला और ग्वालियर। तो इसमें क्या उसका वो बाइफरकेशन भी कि जो 9000 जो मैन पावर है इसमें किस में ऐसा तो नहीं 4 जोन बन गए। अब 4 जोनों में उस जोन की आवश्यकता के हिसाब से हो जाएगा। इनके अलग जोन के, क्योंकि अब इनके अलग अलग टेंडर होंगे ना 4 जोन। तो सुबोध उनियाल इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को कैबिनेट में लाया गया और किन किन मुद्दों पर किन किन चीज़ों को कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सुराज और सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय से मिले और गुणवत्तापूर्ण मिले, इसके लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया है कि सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुभागों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए, विभागों एवं अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था हो। राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि करीब 7.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की योजनाएं दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार की अब तक की 4 साल की योजनाओं की सराहना की है। साथ ही कुंभ में एसओपी और बदलाव और गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करने के फैसले की समीक्षा के सवाल पर कहा कि सरकार अपने फैसले में जनता के सवालों के हिसाब से बदलाव भी करती रही है। आप लोकतंत्र में हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है कि जनता क्या चाहती है। कोई निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय के आधार पर यदि जनता को लगता है इसमें गुंजाइश है, संशोधन की गुंजाइश रहती है कुछ करने की, तो तब कोई भी सरकार होती है, लोकप्रिय सरकार का एक दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार के निर्णयों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करें, बदलाव करें। पहले लोकप्रिय सरकार नहीं थी सर क्या? लोकप्रिय सरकार निर्णय लेती है, लोकप्रिय सरकार ही संशोधन करती है। मैंने कहा ना, आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल में, आपको दूसरे चैनल में चले जाएं तो क्या आप अलोकप्रिय हैं क्या? आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये बात नहीं है। हमने अच्छा काम किया, आने वाले समय में भी जू का तू काम को आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के जितने काम हुए हैं उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहीं आवश्यकता पड़ेगी कि कहीं गुंजाइश बचेगी, लोकतंत्र में उस गुंजाइश का पूरा आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करेंगे। तो मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। मदन कौशिक सरकार की प्राथमिकताओं पर बात कर रहे थे। 4 साल सरकार को पूरे हो गए, तो इन 4 सालों में सरकार ने किस तरीके से काम किया उस पर वो अपनी बात रख रहे थे। उनसे पूछा गया कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उस पर भी उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। पौड़ी की लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं हरक सिंह रावत। अपनी कोटद्वार विधानसभा सीट के इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ेंगे। मंत्री ने अपनी विधानसभा सीट मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के लिए छोड़ने की इच्छा जताई है। पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनको 6 महीने में विधानसभा के सदस्य बनना होगा। तो ऐसे में उनके लिए एक सेफ सीट की दरकार है जहां से वो चुनाव लड़ें और जीतें। क्योंकि वो फिलहाल सांसद हैं तो उनको सांसद के पद से इस्तीफा देना है और विधानसभा की एक सीट उनके लिए चाहिए, तो वहाँ जो विधायक है उसको इस्तीफा देना होगा। तो हरक सिंह रावत जो इस वक्त
कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक इच्छा जताई है कि एक एक्सचेंज हो जाए। कोटद्वार जो उनकी विधानसभा सीट है वहां से तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े, उनको सपोर्ट किया जाएगा, वो जीतकर विधानसभा पहुंच जाए और वो तीरथ सिंह रावत जो सांसद का पद छोड़ेंगे, जो सीट खाली उस पर उपचुनाव होंगे, उसमें हरक सिंह रावत उम्मीदवार हो जाए और वहां से वो संसद यानी दिल्ली पहुंच जाए। हरक सिंह रावत चाहते हैं कि अब वो दिल्ली की राजनीति करें। मैंने कहा ये वो जो भी बताएंगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे। महेंद्र भट्ट जी से मैंने कहा भी है, अगर कोई ऐसा होगा उसका हम उस रूप में देखेंगे क्या है। तो इतिहास दोहराया जाएगा फिर, मतलब अगर आएगा तो इतिहास दोहराया जाएगा। मैंने कहा ये वो जो भी बताएंगे उस पर भी हम प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्ग और पेयजल योजनाओं के संदर्भ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी समस्याओं के तत्काल निराकरण के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, संस्कृति मंत्री और क्षेत्र विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजना, जिनमें 2257.42 लाख की गुज्जर खंड पंपिंग पेयजल योजना, 3036.65 लाख की बरसुंड देवता पंपिंग पेयजल योजना, 2840.93 लाख की वेदी खाल जोगीमणि पंपिंग पेयजल योजना और 3117.91 लाख की भूमिया डांडा पंपिंग पेयजल योजनाओं पर पेयजल अधिकारियों को अति शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने डेयरी और दुग्ध विकास से संबंधित विभागों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों से विभाग में किसानों, दुग्ध विकास संघ और इससे जुड़ी समितियों से संबंधित लोगों की आय में बढ़ोतरी करने और उनके कल्याण से संबंधित वर्तमान समय में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के निर्देश दिए। वहीं क्रियाकलापों की जानकारी देते हुए दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादों को उपभोक्ता के डिमांड के मुताबिक पहुंच सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दुग्ध से विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्पादन तैयार करें जिनकी बाजार में बहुत मांग है। साथ ही विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर बेहतर काम करें। इस मीटिंग में किस प्रकार से हम दुग्ध विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो उनकी समितियों के माध्यम से हो, चाहे फेडरेशन के माध्यम से हो, तो किस प्रकार से इसका वर्कआउट रहता है उसकी जानकारियां भी ली गई हैं। और साथ साथ में किस प्रकार से हम उत्तराखंड को दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस दिशा में भी जो है काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। आने वाले समय में हम दूध से संबंधित काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाने वाले हैं, चाहे वो पहाड़ी घी के संदर्भ में हो, चाहे वो बद्री घी के संदर्भ में हो, चाहे वो अन्य दूध से संबंधित प्रोडक्ट चीज़ के संदर्भ में हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है, यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। निश्चित रूप से इससे हमारी जो समितियां हैं, जो फेडरेशन है, उसको लाभ मिलेगा और साथ साथ में जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको इससे बहुत अच्छा रोजगार जो है वो मिलने जाएगा। हम लोग लगातार ग्रोथ सेंटर बढ़ाने की भी हम लोगों ने आज विचार बनाया है कि आने वाले समय में हम जो गांव बहुत ही दूरस्थ हैं, जहां पर परिवहन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बीच बीच में जो है सेंटर प्लेसेस में ग्रोथ सेंटर खोल के दूध का कलेक्शन करके जो है हम उन गाँव की जो महिलाएं हैं उनको समितियों से जोड़ते हुए जो है ग्रोथ सेंटर के माध्यम से उनके प्रोडक्ट को लेते हुए उनको हम सहूलियत प्रदान करें। मसूरी में कोरोना संक्रमण को लेकर मसूरी बरलोगंज क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद मसूरी के व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूर्व में मसूरी के होटल्स की बुकिंग भी कैंसिल हुई है। लोगों ने कहा है कि कई चैनल्स द्वारा मसूरी को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की खबर दिखाए जाने की खबर जो तथ्यहीन थी, उसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया गया है।
उन्होंने कहा कि सेंट जॉर्ज कॉलेज में कुछ छात्र असिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे, जिनका स्कूल प्रबंधन ने होम आइसोलेट किया। सेंट जॉर्ज कॉलेज के एक छोटे से हिस्से को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इसको लेकर मीडिया द्वारा मसूरी को कंटेनमेंट जोन बताया गया, जिसके बाद मसूरी के व्यवसाय में भारी असर पड़ा है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील किया कि मसूरी पूरी तरीके से सुरक्षित है, मसूरी में कोरोना का संक्रमण नहीं है। देखिए, कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि मसूरी में लॉकडाउन लग गया है। मैं आने वाले देश के विभिन्न भागों से जो पर्यटक मसूरी आना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मसूरी में सिर्फ एक क्षेत्र बालूगंज, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मसूरी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के लिए भी सबको आने की इजाजत दे दी है। सिर्फ आप मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कहीं भी कोई लॉकडाउन या इस प्रकार की कोई कानूनी भी कोई आदेश यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप लोग मसूरी आए, एंजॉय कीजिएगा। और हमने भी चीजें वहां पर मसूरी को सुधारने के लिए जॉर्ज रस्ट जाइएगा, केम्प्टी जाइएगा, बुलासखंडा जाइएगा और पूरा यहाँ का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।